नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इंक्यूबेटर पूसा कृषि में। यहाँ पर हम बात करेंगे RKVY के बारे में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। एक ऐसी योजना जो युवाओं को खास तौर पर ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनके मन में नवाचार के लिए काफी आइडियाज हैं, काफी जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नवाचार करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को चलाया जा रहा है। लेकिन ये क्या है योजना और कैसे ये इसका संचालन किया जा रहा है और कैसे युवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है, तो इन सभी तमाम बातों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर आकृति शर्मा जी, जो कि पूसा कृषि में CEO के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आकृति जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं कृषि जागरण के इस कार्यक्रम में। तो आकृति जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और कैसे ये युवाओं को आकर्षित कर सकता है? जी बिल्कुल। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार इस पूरी स्कीम का नाम है, जो कि बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के अंदर चलती है। लेकिन आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में मिले हैं वो रिलेटेड है कि कृषि में नवाचार की संभावनाएं क्या क्या हैं और किस तरीके से उद्योग जो है आगे आ सकते हैं, स्टार्टअप्स या जो युवा हैं वो किस तरीके से इसको आगे लेकर आ सकते हैं, ताकि कृषि की जो मूलभूत तकलीफें हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके अपनी नई इनोवेशंस के माध्यम से। तो रफ्तार में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो हमारा मंत्रालय है, उसका डिपार्टमेंट है, वहां पर एक सेल बनाया गया जिसका नाम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है। तो उस सेल के तहत ऐसा विचार किया गया, 2018 की बात है ये, कि जो कृषि के अंदर अभी और भी इंक्यूबेटर्स कई काम कर रहे हैं, लेकिन उन इंक्यूबेटर्स के साथ में फंडिंग का कोई एक मैकेनिज्म जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि पैसा एक बहुत जरूरी एक ऐसा मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप्स की रहती है कि उनको जब वैल्यू ऑफ डेथ जब आ जाती है इनिशियली, जहां पर उनके पास में आइडिया है, उनको आगे लेकर जाना है लेकिन पैसे नहीं जी, तब ऐसा विचार किया गया कि हम इस तरीके की एक स्कीम बनाए जिसके अंदर 29 इंक्यूबेटर्स पूरी कंट्री में संचालित हों और उन इंक्यूबेटर्स के माध्यम से वित्तीय सहायता जो है वो स्टार्टअप्स को प्रदान किया जाए कृषि के क्षेत्र के अंदर। तो उस समय पर वो 29 इंक्यूबेटर्स का जो है उनका सिलेक्शन किया गया और उनमें से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो इंक्यूबेटर है पूसा कृषि, उसे लीड नॉलेज पार्टनर का दर्जा दिया गया। अब इसके अंदर 5 नॉलेज पार्टनर्स हैं टोटल, अलग अलग एरियाज में वो हैं, और बाकी 24 जो है वो रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं। तो इन सारे इंक्यूबेटर्स के माध्यम से ये स्कीम जो है वो संचालित होती है। तो मैम, ये जो इंक्यूबेटर्स आप बता रहे हैं, तो इनसे किस तरीके से संपर्क किया जा सकता है? दूसरा, इसमें जो पात्र होंगे वो उनकी क्या क्राइटेरिया आप बताना चाहिए, जो इसमें कोई अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? तो ये इंक्यूबेटर्स की जानकारी तो RKVY रफ्तार की वेबसाइट पे अवेलेबल है। बाकी अगर कोई जाकर पूसा कृषि की वेबसाइट पे भी देखेगा तो 29 इंक्यूबेटर्स कौन है उनके नाम पता चल जाते हैं। अदरवाइज आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके जोन में जो भी इंक्यूबेटर फॉल कर रहा होगा उसका कनेक्ट हम आपको दे देंगे, तो आप वहां पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसकी पात्रता के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी कि नवाचार एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसके ऊपर स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि कृषि की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन से लोग आते हैं। तो उसमें ऐसा है कि क्योंकि कृषि के क्षेत्र में तो जो ऑलरेडी इनोवेशंस हो रही हैं उनका मार्केट बहुत हद तक सैचुरेट हो चुका है। तो अब AI के लोग आते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कृषि की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। इस तरीके की चीजें जब नई नई आती हैं कृषि में, तो उनसे हम ये समझते हैं कि उनकी मदद से हम कृषि को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। तो इनोवेशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करते हैं। यानी कि जो भी एक नया नवाचार, कोई नया आइडिया, यूनिक कॉन्सेप्ट आपके पास है जो एग्रीकल्चर में कोई नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है और वो इस योजना में फुलफिल करता है। मैम, ये भी आप बताएं कि जो जितने भी ये लोग हैं आपसे जो जुड़ना चाहेंगे, अगर यूथ भी है, किसी के पास नया आइडिया भी है, तो क्या ये स्टेट वाइज भी जुड़ सकते हैं? किसी भी स्टेट के लोग इससे संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि यदि किसी को पूसा कृषि से जुड़ना है तो पूसा कृषि पैन इंडिया ऑपरेट करता है। तो आप देश के किसी भी हिस्से में काम करते हैं या वहां से आप अपना कृषि
के विस्तार से संबंधित कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं जो 24 हैं संख्या में, वो अपने स्टेट में ऑपरेट करने के लिए स्वतंत्र हैं या अपने नेबरिंग स्टेट से स्टार्टअप्स को ले सकते हैं। तो यदि आप केरल से हैं तो आप जो है वो तमिलनाडु के इंक्यूबेटर में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इधर की तरफ कर्नाटका के इंक्यूबेटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से पंजाब के लोग हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो नेबरिंग स्टेट से लेने के लिए स्वतंत्रता है, इसलिए वो किधर भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज पूसा कृषि में पूरे देश से लोग आकर जुड़ सकते हैं। मैम, नवाचार तो किसी भी तरह का हो सकता है, तो क्या उसमें भी कुछ दायरा बनाया गया है कि सिर्फ नवाचार टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, या उस दायरे को भी थोड़ा बताएं? जी बिल्कुल नहीं, नवाचार को हम ऐसा नहीं देखते कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेस्ड नवाचार है कि आपका पेटेंट, जिसको जनरली बाकी इंक्यूबेटर्स शायद ऐसा जज करते हैं, लेकिन कृषि में कृषि की दृष्टि अनोखी है, ऐसा बोलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर रीजनल इनोवेशन भी है तो वो भी नवाचार के दायरे में आ जाती है। जैसे कोई चीज वो किसी एक रीजन में हो रही है, मान लीजिए मिल्क सप्लाई चेन का बिजनेस है, अब वो प्रोडक्ट बेस्ड इनोवेशन नहीं है, उसमें बिजनेस मॉडल बेस्ड इनोवेशन है। लेकिन अगर वो बिजनेस मॉडल इनोवेशन दिल्ली या आसपास के एरिया में कोई कर रहा है तो वो कोई नवाचार की डेफिनेशन पे खरा नहीं करता। लेकिन वही काम अगर नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है तो हम उसको रीजनल इनोवेशन की कैटेगरी में देखकर और वहां पर सपोर्ट करेंगे। जी, यानी जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, वहां पे मसालों का उत्पादन होता है, बड़े अच्छे स्तर पर होता है, लेकिन अगर ये मसालों का उत्पादन अगर हिमाचल में कोई करता है तो इसको नवाचार के दायरे में हिमाचल में माना जाएगा। हाँ जी, तो मसालों का उत्पादन एक चीज हो गई, मसालों से जुड़ी कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा काम है जो वहां पर उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, मान लीजिए वहां पे मार्केट है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए अगर आप वहां पर कोई तरीके का ट्रेसेबिलिटी एल्गोरिथम लेकर आए, या आपने कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा कुछ कर दिया जिसके तहत वहां पर अवेलेबिलिटी बढ़ गई और लोग जो है वो जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ माउस कहना चाहिए जिसको, उस प्रोडक्ट को पा सकते हो, तो उसको नवाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो नवाचार की बहुत ज्यादा बड़े दायरे नहीं है, लेकिन अगर यूनिक है तो आप इसके पात्र बन सकते हैं जी, जितना मैं समझ पाई हूँ। मैम, थोड़ा सा यहाँ फंडिंग को लेकर आप प्रकाश डालिए कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंडिंग या एक लिमिटेड अमाउंट ही तय की गई है? जी, तो यहाँ पर फंडिंग के दो मैकेनिज्म्स हैं। एक, यदि आपके पास एक पीओसी रेडी है जिसको हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कि जब आपने सोच लिया कि मुझे ऐसा काम करना है और उसका आपने एक प्रूफ डेवलप किया कि ये काम करा जा सकता है, वर्केबल मॉडल नहीं लेकिन एक प्रूफ बेसिक जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आपने डेवलप कर लिया तो उस केस के अंदर 5 लाख की फंडिंग है पर स्टार्टअप। वो 29 के 29 इंक्यूबेटर्स अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से पर स्टार्टअप 5-5 लाख की फंडिंग देते हैं। दैट इज वन कॉम्पोनेंट। नाउ दूसरा कॉम्पोनेंट जो है वो ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर अगर आपके पास में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी है, कि आपने पीओसी बनाया, फिर आपने उसका वर्केबल मॉडल बनाया, और फिर आपने उसके बाद में उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना दिया जो फीजिबिलिटी की दृष्टि से उपयुक्त है। शायद उसका टेक्नोलॉजी वैलिडेशन हो गया हो या अभी रहता हो, जैसे कि एक सॉइल टेस्टिंग मीटर है, तो उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो मेथड के थ्रू आप सॉइल टेस्टिंग करेंगे या सेंसर के थ्रू करेंगे, वो सॉइल टेस्ट करके आपको कुछ वैल्यू दे रहा है, वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहलाया। प्रोटोटाइप उस मशीन का एक वर्केबल मॉडल हुआ, और फाइनल प्रोडक्ट विद ऑल द एस्थेटिक्स और सारे तरह के कि वो काम कर रहा है और उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स अटैच्ड है उस तरीके से कि वो मार्केट में ले जाने के लिए उपयुक्त है, वो आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हुआ। अब इस स्टेज पे यदि कोई स्टार्टअप है तो उसको हम 25 लाख की पर स्टार्टअप ग्रांट देते हैं, और ये दोनों फंडिंग कंपोनेंट्स जो है वो ग्रांट ड्रिवन फंडिंग कंपोनेंट्स है, जिसमें उस पैसे को आपको लौटाना नहीं है। लेकिन माइलस्टोन्स हैं, सारा पैसा एक बार में नहीं मिलता, उसके अंदर ट्रांचेस बंधी हुई है, और कुछ सेट हम बताते हैं कि ये माइलस्टोन्स पूरा करेंगे तो अगली ट्रांच मिलेगी, ताकि जो स्टार्टअप है वो ट्रैक पे रहे। तो इस तरीके से हमने मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म डेवलप किया। तो दोनों ही बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हैं आपने जो बताया जी। मैम, ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके महिलाओं को कैसे इसमें जोड़ा जा रहा है, या महिलाओं के लिए कुछ खास नया फ्यूचर में आने वाला हो, कुछ नई स्कीम पे काम किया। तो आज बहुत अच्छा समय है कि आज हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है रफ्तार की, जिसके अंदर ऐसा है कि 10% फंड
में इंक्रीमेंट महिला उद्यमियों को दिया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल यदि किसी ने 25 लाख रुपए का किसी को फंड की सहायता मिल रही है, तो यदि 51% की शेयर होल्डरशिप किसी महिला के पास है, उससे ज्यादा की है, तो 25 के ऊपर 10% और उसको आंशिक अनुदान जो है एक्स्ट्रा प्रदान किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए कि उनकी कृषि नवाचार की उसमें बढ़ोतरी के लिए कि ज्यादा महिलाएं आए, उसके लिए एक पहल की गई है जी। और ये भी नॉन रिफंडेबल रहेगा। जी जी जी, ग्रांट है। तो महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपके लिए एक्स्ट्रा फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप एज एंटरप्रेन्योर इसमें कोई किसी भी नवाचार के साथ उतर रहे हैं। ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्या पूसा कृषि डिपार्टमेंट जो संचालन कर रहे हैं, इनके माध्यम से कुछ इस तरीके से वर्कशॉप या कुछ इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या आमंत्रित किए जाते हैं, कुछ इस तरीके के प्रपोजल्स के इंक्यूबेटर्स या स्टार्टअप्स के माध्यम से कि आपको इनोवेटिव आइडियाज मिल रहे हैं और आप उन्हें फंडिंग करना चाहते हैं, तो क्या आवेदन के लिए भी कोई टाइम निकलता है, कोई टाइम? जी, तो पूसा कृषि में स्पेसिफिकली हम लोग 1 अप्रैल को अपनी कॉल हर साल लॉन्च करते हैं और बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि कॉल का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट नियर अबाउट यही टाइम रहता है, अप्रैल मई का। और उस समय हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अखबारों में, बल्कि कृषि जागरण के माध्यम से भी हम इस बार प्रमोट करना चाहेंगे। और हम बहुत सारी जगहों पे एडवर्टाइज करते हैं अपनी वेबसाइट पर और बूट कैंप्स करते हैं हम अलग अलग कॉलेजेस में जाकर, कि ताकि जो वहाँ की एल्यूमिनाई है वो जो बाहर निकल गई है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से पढ़कर निकले हैं, तो वो अगर अपना कुछ एक वेंचर का आइडिया लेकर आना चाहते तो हमारे पास आ सके। तो इस तरीके से हम ये सारे माध्यम उपयोग में लाते हैं आवेदन लेने के लिए। इसके अलावा जैसे कि आपने इवेंट्स के बारे में कहा, तो हर साल पूसा कृषि मेला के अंदर भी हम लोगों को ये जानकारी देते हैं, जो कि यहाँ पूसा में ही होता है, जिसमें भारी संख्या में एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स आते हैं। तो क्योंकि वो मेला जो है वो बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन कॉल से पहले ही होता है, 1 महीना पहले, तो वो समय हमारे लिए इस चीज की पब्लिसिटी करने के लिए एक अच्छा समय होता है, तो वहां पर करते हैं। उसके अलावा हर साल एक कॉन्क्लेव आयोजित होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ही कराता है, तो वहां से भी हम ये इन चीजों को प्रमोट करते हैं। जी मैम, आपने अभी बताया कि इसमें हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी कॉल करते हैं। जी, एक मिथ भी है या फिर ऐसा है कि लैक ऑफ नॉलेज भी मानी जाती है कि कहा जाता है कि RKVY से सिर्फ वही व्यक्ति जुड़ सकता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हो, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, ये जो कंपोनेंट है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस कंपोनेंट के अंदर ये जो स्कीम्स की अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें एग्रीकल्चर एक बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है आपके लिए। हालांकि एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जरूर कह सकते हैं कि हम ऐसे समझते हैं एग्रीकल्चर का अगर आपकी टीम में भी कोई होगा तो एग्रीकल्चर की अच्छी बैकस्टॉपिंग रहेगी, कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब जो स्टार्टअप हमने बनाया उसमें अगर कोई बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो उसमें क्या चीज कैसे डलेगी, तो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है आपकी टीम के अंदर। लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होना जरूरी है, आपको किसान होना जरूरी है, नहीं। हमारे पास में, मैं आपको बताऊं अंजलि जी, हमारे पास में मेजॉरिटी जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं वो IIT से आते हैं, तो वो सब या तो सिविल इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा है कि वो कृषि की तकलीफें सॉल्व करना चाहते हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो काम करना चाहते हैं, जिसको वो एग्रीकल्चर के अराउंड बुन रहे हैं अभी, या एग्रीकल्चर में उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे देखिए ड्रोन्स है, ड्रोन्स कभी भी एग्रीकल्चर के लिए इन्वेंट नहीं करे गए थे, लेकिन ड्रोन्स का एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। सेंसर्स हैं, तो सेंसर्स कभी भी एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनाए गए थे इनिशियली, लेकिन लोग लेकर आए। अब ऑटोमेटिक इरिगेशन मॉड्यूल है, तो अब इरिगेशन को किस तरीके से ऑटोमेट कर सके, ये कंप्यूटर साइंस वाला उस टेक्नोलॉजी को उसके अंदर इम्बाइब करता है, लेकर आता है। इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र से हो आप आ सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास में वो ज़ील होनी चाहिए काम करने की, और नवाचार का एक थॉट होना चाहिए कि किस तरीके से मैं अलग करके इस तकलीफ को दूर कर सकता हूँ। यानी एजुकेशन आपकी किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आपका आइडिया और आपका नवाचार एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट हो, तो आपका स्वागत है। तो मैम थोड़ा ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि अब तक कितने ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप आपने तैयार कर दिए है, कितने स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग दी जा रही है, अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? जी,
तो अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों को फंडिंग मिल चुकी है अलग अलग इंक्यूबेटर्स के माध्यम से। और इस साल अभी ये नंबर हमारे पास कॉन्क्रीट फिगर सबका नहीं आया है इस साल का, तो मैं इस साल की प्रोग्रेस आपको बिल्कुल करेक्टली नहीं बता सकती, लेकिन 1,500 से ज्यादा लोग फंड हो चुके हैं और 3,000 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स है वो इंक्यूबेट हो चुके हैं, ट्रेनिंग पा चुके हैं। तो कोई आपका अनुभव कोई ऐसा हो जहां आपने बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव देखा, इनोवेशन हुई है आपके माध्यम से, उसको हेल्प की गई है इस स्कीम के माध्यम से, और बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ हमने इस योजना के माध्यम से इस व्यक्ति को हेल्प किया। तो कोई एक ऐसा इनोवेशन आपने देखा हो? सिर्फ एक नहीं अंजलि जी, बहुत सारी, क्योंकि देखिए इनोवेशन मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक मेजर क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने का स्टार्टअप्स को। तो हमारे पास में पहले शुरुआत में 2016 में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी के ज्यादा लोग आया करते थे। उस समय लोगों को फूड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्टअप की कैटेगरी में आता हुआ ज्यादा महसूस होता था। तो उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनकी एप्लीकेशंस न के बराबर थी। धीरे धीरे समय बदला और 2021 से हमारे पास में इस तरीके की एप्लीकेशन ज्यादा आने लगी। तो अभी हमारे पास मेजरली ऑटोमेशन की जो लोग आते हैं उनको फंडिंग देकर हमको ऐसा लगता है कि उनकी हम टेक्नोलॉजी वैलिडेट कराते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वैलिडेशन एक बहुत बड़ा एरिया है जो इंक्यूबेटर्स यदि ना हो तो वो कंपनीज का या स्टार्टअप्स का सॉल्व नहीं हो सकता। कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि इससे सॉइल न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल इतना % एक्यूरेसी से पता चल रहा है इस मशीन से, उसको सत्यापित कौन कर रहा है? उसको सत्यापित यहाँ पर हम करते हैं। तो इंक्यूबेटर्स वो काम करते हैं जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित है या कृषि अनुसंधान संस्थानों में स्थित है। वो इंक्यूबेटर्स के पास में वो वैज्ञानिकों की फौज है जो इस काम को जानती है और उनको पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रभावी है, तो वो इसको वैलिडेट करते हैं। और वैलिडेशन एक ऐसा जो सपोर्ट है जो मुझे लगता है फंडिंग से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज हैं जिनको हमने फंडिंग नहीं दी। वो शायद अलग अलग कमिटीज के राउंड के थ्रू फंडिंग की साइकिल तक नहीं भी पहुंची, लेकिन वो हमारे साथ आज भी जुड़ी है क्योंकि उनकी तकनीकों का जो वैलिडेशन है या सत्यापन है वो हमने किया। तो उसकी वजह से उन्होंने मार्केट भी है और उन्होंने खुद अपनी प्राइवेट इन्वेस्टर्स से फंडिंग रेज करी। तो फंड आपकी प्रगति में बाधा नहीं बनना चाहिए यदि नवाचार आपके साथ में है, तो ऐसा मैं समझती हूँ। जैसा कि आकृति जी ने कहा कि फंड की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपका आइडिया अच्छा है, बेहतर है। तो जल्दी से मैम थोड़ा ये भी बता दीजिए कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से सेगमेंट को कवर करता है ये? जी, तो एग्री एंड अलाइड सेक्टर की स्कीम है ये। तो क्योंकि ये स्कीम जो है वो कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों की स्कीम है, तो इसके अंदर हम कृषि के सारे एरियाज, चाहे वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, मशीनरी है, खाद्य प्रसंस्करण है, या फिर एग्री इनपुट है जिसमें बीज आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, या इस तरीके की पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस की डिवाइसेस हैं, ये तो कवर करते हैं। इसके अलावा हम फिशरीज को कवर करते हैं, एक्वा कवर करते हैं, डेयरी, वेटनरी, ये सारे एरियाज भी कवर करते हैं। तो इसके अंदर हम एजुकेशन पे भी फोकस है, फिनटेक भी आ जाता है कि जहां पर आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि क्रेडिट की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सारे एरियाज जो भी कृषि के क्षेत्र में आते हैं सब कवर्ड है। एआई से ही अलग एक डिजिटल भी एक नया नवाचार बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा तेजी से फैला है, उसको लेकर भी कुछ लोगों के अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो अपने एप्स के माध्यम से किसानों से जुड़ रहे हैं या अपनी टेक्नोलॉजी को स्प्रेड कर रहे हैं। तो क्या ऐसे इंक्यूबेटर या ऐसे स्टार्टअप्स भी आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ जी, तो ऐसे स्टार्टअप जरूर जुड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बिजनेस मॉडल या तो थोड़ा कुछ अलग तरीके का हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने डिजिटल गेम की बात करी, तो उसके अंदर अमेज़न का मॉडल अलग है, फ्लिपकार्ट का मॉडल अलग है ना, दोनों हम जानते हैं, सर्वविदित है इवन। तो यदि बिजनेस मॉडल ऐसा है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि स्टार्टअप का मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन केरल का एक स्टार्टअप है जिन्होंने सब्जी बेचने खरीदने के व्यवसाय को, जो कि शायद हम सब गलियों में या अपने ठेलों पर जाकर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हैं, उसको एक ऐसा नया रूप दे दिया कि उन्होंने, उनका एक्सपांशन इतना ज्यादा हो गया, उनको इतना सारा फंड्स, वो मार्केट से प्राइवेट फंड रेज कर पाए। हम तो क्योंकि ग्रांट देते हैं तो सोशल इम्पैक्ट देखकर भी ग्रांट देते हैं, फार्मर्स इम्पैक्ट देखना अभी हमारे लिए एक जरूरी कंपोनेंट होता है ग्रांट देते टाइम, लेकिन प्राइवेट फर्म्स जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे ग्रांट देती है। उनको लगता है कि अगर ये स्केलेबल
आइडिया है या इसके अंदर बहुत सारा प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, तो आज वो आपको उसके अंदर पैसा देंगे, क्योंकि उनको कल को वो पैसा आपसे वापस लेना है। तो सब्जी के व्यवसाय में ऐसा हुआ कि उन्होंने ऑर्गेनिक, जो कि जिसको जज कर पाना मुश्किल है किसी भी कंज्यूमर के लिए कि सब्जी ऑर्गेनिक है कि नहीं है, उन्होंने सेफ टू ईट पॉलिसी जो है केरला की, जो ऑर्गेनिक से डिफरेंट है, जहां पर वॉलंटरी बेसिस पे फार्मर्स उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, उसको किसानों के गाँव में वहां पे इंश्योर कराया। फिर उन्होंने वो अपनी ऐप के माध्यम से रेगुलर अपने कस्टमर्स बनाए, वहां पे वो सब्जी को सप्लाई करते थे। अब यहाँ तक तो एक रूटीन मॉडल चला। उसके बाद में उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने ट्रेसेबिलिटी एल्गोरिदम एक इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत जो सब्जी खरीद रहे थे उनको ये पता था मेरा किसान कौन है। तो उसकी वजह से जो एलीट क्लास थी वो सारी उनकी कस्टमर क्लास बन गई। उसके बाद में क्योंकि किसानों से जुड़े हुए थे, लेकिन क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कृषि में एक समस्या आती है कि एक साल उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि प्राइसेस बिल्कुल डिप चली जाती है, एक साल फिर उसके बाद में किसान बोते नहीं अगले साल, और अगले साल उत्पादन जो है वो डिप चल जाता है, तो प्राइसेस हाइक हो जाती है। तो उन्होंने इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसानों को अपने साथ बांधे रखने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एल्गोरिदम डेवलप करा। तो उन्होंने प्रोडक्शन प्लानिंग करके, जैसे चाइना की पॉलिसी है ना, वहां पर बता देते हैं किसको क्या उगाना है, तो उन्होंने अपने जो कैचमेंट एरियाज थे वहां पर फार्मर्स से प्लान्ड प्रोडक्शन करवाया, और जिसकी वजह से उनके पूरे लोकल मार्केट में कोई प्राइसेस हाइक नहीं हुई, और लोकल जो सेफ टू ईट फूड प्रोडक्ट था वो कंज्यूमर्स को मिला और विद ट्रेसेबिलिटी मिला। तो ये दो कंपोनेंट्स ऐड होने से उनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट हो गया और उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा बढ़ गई। तो ये एक बेसिक, मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन ना होते हुए भी अलग हुआ। लेकिन ये एल्गोरिदम जो उन्होंने डेवलप किया, इसकी रिक्वायरमेंट आई थिंक पूरे इंडिया में है जी, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक स्टेट की बात करते हैं, वहाँ छोटे छोटे तालुका की बात होगी, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पूरे राज्यों में हम यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जी। कहीं ज्यादा उत्पादन होगा टमाटर का, तो कहीं कम होगा, और उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस जो फ्लक्चुएट होता है। अगर इस तरीके का एल्गोरिदम इंडिया में डेवलप किया जाए तो एक अच्छा मॉडल तैयार हो सकता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसा काम कर रहे हैं अलग अलग विसिनिटी में। अब जरूरत है उनको एकीकृत करने की कि किस तरीके से उनका जो प्रभाव है वो एकीकृत रूप में रिफ्लेक्ट हो इंडिया के अंदर। तो बिल्कुल अंजलि जी, उसकी बहुत जरूरत है अभी। तो आकृति जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जाते जाते जल्दी से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दीजिए। तो मैं जरूर अंत में यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इंक्यूबेटर से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इन स्कीमों का फायदा उठाएं, क्योंकि अब स्कीम्स जो है वो अपना रूप बदलती जा रही है। जैसे कि अभी हमने बात की कि महिलाओं को इसके अंदर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है एक एक्स्ट्रा जो ग्रांट देकर। उसके साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक सेपरेट एक उसके अंदर प्रोविजन रखा गया है, जिसके अंदर ये इनको 4 स्टार्टअप्स जो है वो स्टूडेंट स्टार्टअप्स पर इंक्यूबेटर रफ्तार द्वारा प्रमोट किए जाएंगे, जिसके अंदर उनको आइडियाज से पीओसी बनाने के लिए कि स्टूडेंट्स हैं बहुत इनोवेटिव होते हैं, नए होते हैं, उनकी एकदम फ्रेश अपील होती है, तो वो अपने आइडिया से पीओसी बनाने के लिए उनको 4 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। तो वो भी एक नया कंपोनेंट अभी 4 दिन पहले तक ही रिवाइज होकर ऐड हुआ है। तो हर एक सेक्टर को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें जो चाहिए वो आपका साथ चाहिए, जिसकी मदद से हम सच में जैसा कि अंजलि जी ने कहा भारतीय कृषि की शक्ल को बदल सके। तो हम जरूर बदलेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत को कृषि में एक तकनीक प्रधान देश भी बनना चाहिए, ताकि कृषि सिर्फ कृषि ना रहे, व्यवसाय बन जाए। तो कृषि जागरण में आज तक के लिए इतना ही। दीजिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।